Hello students, welcome back to our channel Economic Skin. This is निकिता संगल. इकोनॉमिक स्किन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है 11th और 12th क्लास से रिलेटेड हर एक वीडियो इकोनॉमिक्स की. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने अभी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है. उसमें हमने दो चीज़ें कवर की हैं. एक तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी. ओके, उसके बाद कल हम लोगों ने देखा था कि एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं. ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली, तो अब हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कहाँ तक सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह से किया जाना चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए. थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कैन बी सॉल्व आइदर बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी इकोनॉमी में उनकी इंटरेक्शन से सॉल्व हो सकती हैं, या फिर परसुइंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एज इज डन इन द मार्केट और इन अ प्लान्ड मैनर बाय सब सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट. तो इन लाइन से हमें क्या पता चला है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी की, इंडिविजुअल्स की, वो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम. या तो भाई इंडिविजुअल्स आपस में है ना इंटरेक्ट करके सॉल्व कर लें, या फिर कोई इनके बीच में कोई ऐसी अथॉरिटी आ जाए, है ना, सेंट्रल अथॉरिटी आ जाए, जैसे कि गवर्नमेंट आ जाए. ठीक है, वो क्या करेगी एक सुटेबल मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में उन्हें क्या करेगी, हेल्प करेगी सॉल्व करने के लिए. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो भाई जब लड़ाई वगैरह ख़त्म होगी कि भाई बैठ के सॉल्व कर लो बात को. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. और फिर जब नहीं मानते वो दोनों पार्टीज़, तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, है ना, फिर कोर्ट पे जाते हैं. तो फिर क्या होता है, वो एक प्लान्ड मैनर होता है, बीच में एक हमारे सेंट्रल अथॉरिटी आ जाती है जो कि सॉल्यूशन कराती है. ठीक है, हमें समझ में आ गया. अब हम आगे चलते हैं. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्या है पहले से प्लान्ड है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. आइए देखते हैं क्या इसमें. इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी. कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी उनकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमी की उनको प्लान करके रखती है. ओके, so all important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government. तो हम ये कह सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग और एक्सचेंज के रिगार्डिंग और गुड्स और सर्विसेज के कंजप्शन के रिगार्डिंग जो भी बनाए जाते हैं ना, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. तो द सेंट्रल अथॉरिटी मे ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज and a consequent distribution of the final combination of goods and services which is thought to be desirable for society as a whole. तो अब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, हमने जो गवर्नमेंट को सेंट्रल अथॉरिटी माना है, वो क्या करती है, वो ट्राई करती है अचीव करने का एक पर्टिकुलर एलोकेशन. पर्टिकुलर एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना इस तरह से रिसोर्सेज का, और कंसिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन गुड्स, कि एक तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना. ठीक है, फिर जो फाइनल कॉम्बिनेशन बना, तो हमने क्या देखा, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या ट्राई करेगी, एक तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है अच्छे से हो सके. ठीक है, और फिर जो फाइनल गुड्स बना ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो सके, जो कि क्या हो, डिज़ायरेबल हो पूरी सोसाइटी के लिए. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ इट इज़ फाउंड दैट अ गुड और सर्विसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेरिटी, कि एक कोई भी गुड है या फिर सर्विस है, वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेरिटी. प्रोस्पेरिटी होती है ना एक रेपुटेशन टाइप से. ठीक है, एंड वेल बींग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, कि कोई भी ऐसे गुड और सर्विस है जो ऐसी सर्विस है जो कि प्रोस्पेरिटी के लिए है ना, वेल बींग के लिए है इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी के एज ए होल. जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और सर्विसेज इज़ नॉट प्रोड्यूस इन एन एडिक्वेट अमाउंट बाय द इंडिविजुअल्स ऑन देयर ओन. द गवर्नमेंट
might try to induce the individuals to produce adequate amount of such a good or services alternatively। पहले हम एक चीज़ देखते हैं। हमने देखा कि ऐसी कोई भी गुड या सर्विस जो कि प्रोस्पेरिटी के लिए है या फिर पूरी इकोनॉमी की देख रेख के लिए, उसकी अच्छी सिचुएशन के लिए, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ सर्विस है, ये इस तरह के तो गुड और सर्विस है। तो इसमें इनमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना जनरल, वो लोग एडिक्वेट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, है ना कहीं ये क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से हटके इसमें कहीं ना कहीं सोशल मोटिव भी इंक्लूड होता है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं प्राइवेट, वो तो इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देंगे, वो तो ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा करेंगे। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करें, एक एडिक्वेट अमाउंट को क्या करें, प्रोड्यूस करें, या फिर द गवर्नमेंट मेड सेल्फ डिसाइड टू प्रोड्यूस द गुड और सर्विसेज इन अ क्वेश्चन। या फिर गवर्नमेंट जब उसे नहीं दिखेगा, उसे लगेगा कि कोई भी नहीं कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उस सिचुएशन में आके खुद से प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि प्रोड्यूस इन द सेंस एजुकेशन की फील्ड में नई स्कूल्स खोलेगी, है ना, कुछ भी इस तरह का पॉलिसीज़ लाएगी, तो इस तरह के काम करेगी। ठीक है। इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, if some people in the economy get so little a share of the final mix of goods and services produced in the economy that their survival is at a stake। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, हमने शुरू से ही क्या पढ़ा है चैप्टर की स्टार्टिंग से कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, ठीक है, और उनके यूजेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव है। ह्यूमन की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी में कुछ ऐसे पीपल हों जिन्हें जो फाइनल गुड्स है ना उनका क्या मिलता हो, बहुत ही कम शेयर मिलता हो, ठीक है, और तो उनकी वजह से उनका सर्वाइवल क्या होता है, स्टेक पे रहता है। स्टेक का मतलब क्या है, बड़ी दिक्कत पे रहता है। तो देन द सेंट्रल अथॉरिटी में इंटरवीन एंड ट्राई टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है, कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। इंटरवीन मतलब कुछ ना कुछ इंटरप्शन करनी पड़ती है प्राइवेट के काम में, या फिर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, जिससे कि वो क्या ट्राई करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का ट्राई करती है इकोनॉमी में, ठीक है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो सके और सबको मिल सके। ओके, तो हमें समझ में आ गया एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कैसी होती है, कि जहाँ पे अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या फिर प्राइवेट हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, वो फेल हो जाते हैं। फेल इन द सेंस कि मतलब नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं प्रोस्पेरिटी वाले गुड्स में, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना ट्राई करती है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती है फिर उसमें, और वो फिर सब प्लान तरीके से लेके चलती है। ओके, सो अभी हमने देखी पहली इकोनॉमी, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब हम देखते हैं द मार्केट इकोनॉमी। ये कैसी इकोनॉमी होती है इन कंट्रास्ट टू अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के कंट्रास्ट है ये। इन मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि जो प्लानिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो जो मार्केट इकोनॉमी है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ मार्केट इकोनॉमी, तो जो भी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है मार्केट के द्वारा, ठीक है। अब मार्केट एज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, तो हम मार्केट क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स में, इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स परसुइंग देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स। तो हम मार्केट किसे कह सकते हैं, मार्केट जो है इकोनॉमिक की फील्ड में क्या है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, फ्री इंटरेक्शन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है उन लोगों के बीच में जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, सो इन अदर वर्ड्स अ मार्केट इज़ अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडाउमेंट्स और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा सेट है जहाँ पे अरेंजमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं अपने जो एंडोमेंट्स हैं ना, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द टर्म मार्केट इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो जो हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं ना मार्केट, मार्केट मतलब क्या है, कुछ भी बाजार है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसे सेंस में, प्रोफेशनल सेंस में देखें, इकोनॉमिक्स के सेंस में देखें, तो मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, और है ना, और दूसरों के प्रोडक्ट्स जो वो सेल कर रहे हो उसको ले सकते हो, है ना,
कंज्यूम कर सकते हो। ओके, इन पर्टिकुलर इट हैज़ नथिंग एज सच टू डू विद द मार्केट प्लेस एज यू माइट टेंड थिंकिंग ऑफ। सो इस टॉपिक का उस वाली मार्केट से कोई लेना देना नहीं है जिस मार्केट के बारे में हम सेंस में सोचते हैं। ओके, फॉर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ इंडिविजुअल्स मे और मे नॉट मीट ईच अदर इन एन एक्चुअल फिजिकल लोकेशन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का जैसा टाइम है ऑनलाइन वाला टाइम है, ठीक है, अमेज़ोन वगैरह पे, तो जो सेलर से हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं ना वो हमसे मिलता है ना हम उनसे मिलते हैं, ठीक है। हेयर द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर फिज़िकली। ओके, तो वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ही इन्होंने यहाँ पे बोला कि ऐसा भी हो सकता है इस मार्केट में कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, है ना, वो लोग एक दूसरे से फिज़िकली ना मिलें। तो जो इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर कैन टेक प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। अब जो इंटरेक्शन है वो तो होएगा ही ना, बिना इंटरेक्शन के तो सामान नहीं बिकेगा। तो वो किस तरह से हो सकता है, कोई विलेज चौक पे या फिर सुपर बाज़ार में। और अल्टरनेटिवली बायर्स एंड सेलर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट, कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, जो हमने अभी अमेज़ोन का एग्जाम्पल पढ़ा। भाई या तो किसी ने कोई एजेंट रख लिया हो, है ना, ऐड के थ्रू, या फिर हम लोग इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टीवी में कोई ऐड आ रहा है ना, टीवी में जो जैसे नापतोल वगैरह वाली साइट्स होती हैं तो वहाँ पे वो सामान बेचते हैं। हम वो लोग सेलर थोड़ी हैं, वो लोग तो उनका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। हम नहीं जानते एक्चुअल सेलर कौन है और सेलर नहीं जानता कि हम कौन है, वो हमारे सिर्फ एड्रेस को जानता है, ठीक है। तो हम लोग फिज़िकली तो मीट नहीं कर रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट कर लेते हैं कुछ ना कुछ मीडियम ढूंढ के, ठीक है। तो द अरेंजमेंट्स विच अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल कमोडिटीज़ फ्रीली आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मार्केट। तो वो अरेंजमेंट जो कि अलाउ करते हैं लोगों को अपने कमोडिटीज़ को बेचने और ख़रीदने के लिए, वो फीचर्स किसके होते हैं, मार्केट के होते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव दैट देयर इज़ कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या है, ज़रूरी है कि जो सिस्टम है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन हो। अदरवाइज देयर कैन बी चाउज इन द सेंस कि उनमें क्या हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपस में कोई इंटरेक्शन, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा। सो यू मे वंडर एज टू व्हाट आर द फोर्सेज which may bring the coordination between the activities of millions of isolated individuals in a market system। तो अब हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि कोऑर्डिनेशन ला सकती हैं, है ना, एक्टिविटीज़ के बीच में, है ना, जो एक्टिविटीज़ की जा रही है इंडिविजुअल्स के द्वारा उनके बीच में। एक मार्केट सिस्टम में all goods or services with come with a price which is mutually agreed upon by the sellers and buyers at which the exchange take place। तो हम ये कह सकते हैं एक मार्केट में जो सामान आता है वो किस चीज़ पे आता है, एग्रीड प्राइस पे आता है, जो जिस पे कि बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब कोई हम नॉर्मल किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई हमें साथ साथ सामान बना के दे रहा है, ठीक है, हम वहाँ पे तो फिर भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे कोई चिप्स के पैकेट हैं या फिर टॉफ़ीज़ हैं, है ना, वो जो बनी हुई चीज़ें आ रही हैं, हमें नहीं पता ना सेलर कौन है, हम तो किसी और दूसरे के थ्रू जा रहे हैं, मीडिएटर है वो रिटेलर, तो ठीक है, मैन्युफैक्चरर है बेसिकली ओरिजिनल सेलर तो उसका, तो हम लोग उससे तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसने वहाँ से इस तरह से सामान कर करके भेजा है कि लास्ट में जो उसकी प्राइस है वो बन चुकी है। तो अब हम जाके रिटेलर से तो नहीं कहते ना कि अच्छा ठीक है 5 रुपये वाला चिप्स 4 में दे दो, है ना वो कहता कि नहीं आज 5 का नहीं, आज 6 में मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, जो उस पर जो प्राइस सेट की गई है वो क्या है कि ऐसी प्राइस है जिस पे दोनों बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं। ओके, सो द प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑन एन एवरेज द सोसाइटीज़ वैल्यूएशन ऑफ द गुड और सर्विसेज इन क्वेश्चन। तो जो प्राइस है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी की जो वैल्यूएशन है गुड और सर्विस को लेके वो क्या है, एवरेज है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं उस पर क्या करते हैं, एग्री करते हैं। इफ़ द बायर डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड, अगर जो बायर है वो उस गुड को ज़्यादा डिमांड करता है, द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज, तो उसके जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी आगे जो चैप्टर्स आएंगे हम लोग उनमें पढ़ेंगे कि जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है प्राइसेस को, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है
प्रोड्यूसर को लगेगा भाई इसमें तो फ़ायदा है, मैं इसके प्राइस बढ़ा देता हूँ। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं कहीं ना कहीं डिमांड अफेक्ट होती है उससे। तो जब प्राइस बढ़ेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप चाय की डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, उन्होंने चाय के प्राइस बढ़ा दिए, तो आप आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है, ठीक है, उसका क्या है, चाय की जगह आप क्या दोगे, कोई बात नहीं हम तो कॉफ़ी पी लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए। अब उसके प्राइसेस बढ़ाना तो बेकार हो गया, अब वो क्या करेगा, प्राइस को वापस से डाउन लाएगा। फिर हम लोग जब हमें लगेंगे प्राइसेस डाउन आ गए, फिर हमसे वापस से कॉफ़ी से टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ चलती रहती है। तो दिस सिग्नल्स टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड दैट द सोसाइटी एज ए होल वांट्स मोर ऑफ दैट गुड इज दैट मीन्स करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड इन देयर टर्न आर लाइकली टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो हमने ये चीज़ पढ़ी ली कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, एक तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा उसकी और उसके प्राइसेस भी बढ़ा देगा। तो इन दिस वे prices of goods services send important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in a market system। तो इस चीज़ से क्या होता है, भाई हम लोगों ने ज़्यादा ख़रीदा तो भाई जो रिटेलर है बीच में वो उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा बनाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई इसकी तो डिमांड पूरी चल रही है, तो वो उसे ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर तो हम कह सकते हैं इस तरह से जो मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो thus in a market system the central problems regarding how much and what to produce are solved। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या देखी कि जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी, क्या बनाएं और कितना बनाएं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाते हैं। जिसकी डिमांड होगी वो बनाएंगे, जितनी डिमांड होगी उतना बनाएंगे। सो द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ब्रोट अबाउट बाय द प्राइस सिग्नल। तो हम ये कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे ज़्यादा किस पे वेरी करा, प्राइस पे। ऑब्वियस सी बात है, जो हम चीज़ लेने जा रहे हैं अगर वो हमारी बजट में होगी तभी तो हम उसे खरीदेंगे, नहीं होगी तो फिर कहाँ से खरीद लेंगे। प्राइसेस हमारे लायक हैं तो हम उसे खरीदते हैं, जैसे ही प्राइसेस अप हुए हम शिफ्ट कर गए किसी और की तरफ, फिर जब प्राइसेस डाउन आने लगे तो वापस उस पर शिफ्ट मार ली। तो प्राइस ही जो है ज़्यादातर डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज़ आर मिक्स्ड इकोनॉमीज़। रियलिटी में क्या होता है कि जितनी भी इकोनॉमीज़ है ज़्यादातर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है। वेयर सम इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बाय एंड लार्ज कंडक्टेड थ्रू द मार्केट। तो जो इकोनॉमीज़ है ना वो मिक्स्ड होती हैं, ना ही कोई पर्टिकुलरली सेंट्रली प्लान्ड है, ना ही कोई पर्टिकुलरली मार्केट इकोनॉमी है। कुछ एक्टिविटीज़ के डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, कुछ एक्टिविटीज़ के डिसीजन जो है मार्केट लेती है। The only difference in this in terms of the extent of the role of government in deciding the course of economic activities। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना वो गवर्नमेंट के रोल में है, वो कितना डिसाइड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मिनिमल। अब हमारे इंडिया में तो सिर्फ सरकार ही करते हैं हम लोग, लेकिन जो यूएसए वगैरह हैं उनमें जो गवर्नमेंट का रोल है बहुत कम है, वहाँ पे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही है। तो द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ द चाइना। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, चाइना है। फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन प्लानिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसे ही इंडिया में 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है ना उसका रोल क्या है, डेवलपमेंट में ज़्यादा बड़ा है। हाउ एवर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिन रिड्यूस कंसिडरेबली इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में अब जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या होता जा रहा है, कुछ कम होता जा रहा है कुछ लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स से। ओके, सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक इकोनॉमीज़ में जो प्रॉब्लम होती हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह की इकोनॉमी होती है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोगों की समझ भी आई होगी। ओके, सो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।